हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो करंट का विषय होगा वो ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हो चुका है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। चर्चा में क्यों है? इजराइल ने शुक्रवार सुबह ईरान के एटमी और दूसरे सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है और इसमें ईरान के 2 बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए और 2 परमाणु वैज्ञानिक भी मारे जा चुके हैं। एक सीनियर ईरानी अधिकारी जो कि राजधानी तेहरान में रहता था, शाहरक शाहिद महालती नाम की जगह पर हमला हुआ है। यहाँ पर हाई रैंक वाले जो ईरानी सैन्य अफसर थे वो रहते थे, उन पर अटैक किया गया और हमले में 3 इमारतें भी तबाह हो गई हैं। दोनों देशों के बीच अगर हम शत्रुता की बात करें, मतलब कब से इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता आ रहा है, 1979 की जो ईरानी क्रांति होती है उसके बाद। और ईरान जो था वो इजराइल के अस्तित्व को मानने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से जो इजराइल है वो इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ते नज़र आते हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनई, उसने इजराइल को कैंसर का ट्यूमर कहा था और जिसे जड़ की मतलब उन्हें कहा जिसे जड़ से उखाड़ना ज़रूरी है। तो ये ईरान के जो लीडर हैं, वहाँ के बड़े मतलब नेता हैं, जो मेन लीडर हैं सुप्रीम, तो उन्होंने कहा है कि जो इजराइल है वो कैंसर का ट्यूमर है, उसे जड़ से ख़त्म करना होगा। दूसरी तरफ इजराइल क्या कहता है कि ईरान के जो परमाणु हथियार विकसित करने की टेक्निक है उससे उसे अपने अस्तित्व को खतरा महसूस होता है इजराइल को, तो इसी वजह से ये युद्ध की तैयारी एकदम नहीं हुई। ये युद्ध की तैयारी बहुत समय से चल रही थी, धीरे धीरे। उधर एक तरफ तो ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर वार्तालाप चल रही थी, लेकिन इसी बीच जो इजराइल था वो युद्ध की तैयारी कर रहा था, अपने सैन्य अभियान की तैयारी किए जा रहा था। और जब ईरान को ये चीज़ पता चलती है तो वो कहता है कि अगर इजराइल ने हम पर किसी भी तरह से अटैक किया तो इसमें अमेरिका का हाथ भी माना जाएगा कि अमेरिका का हाथ है। तो दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका पर दबाव बनाता है कि अगर उन दोनों के बीच जो भी समझौता है वो इजराइल के अकॉर्डिंग ना हुआ, उनके अनुकूल ना हुआ, तो इजराइल जो ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उस पर अटैक कर देगा। तो अब देखिए बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, आप देख सकते हैं उनकी पिक्चर। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमला इसलिए किया गया है क्योंकि ईरान ने जो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बहुत खतरनाक कदम उठाए हैं। तो इनका कहना है कि ईरान जो है फिर से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में जा रहा है। ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। उन्होंने कहा कि उसके पास इतना आप कह सकते हैं यूरेनियम है कि जो उससे 9 परमाणु बम बन सकते हैं। उसने 6 साल में 20,000 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार करने का प्लान बनाया है। ये मिसाइलें मिनटों में इजराइल तक पहुंच सकती हैं। तो अपने अस्तित्व को खतरा मानते हुए इजराइल ने अब खतरा मोल ले लिया है कि ईरान पर अटैक कर दिया है। एक तरफ तो इजराइल गाज़ा में मतलब नाकाबंदी करके वहां पर अमानवीय जो गतिविधियां वो की जा रही हैं। दूसरी तरफ इजराइल अब ईरान की तरफ उसका युद्ध का जो मतलब रुख है वो हो चुका है। अब ईरान मतलब एक साथ दोनों देशों के से तो निपट नहीं पाएगा, मतलब कहीं ना कहीं इजराइल को भी बहुत ताकत की ज़रूरत होगी। अब देखिए क्यों किया गया हमला। तो इजराइल बार बार कहता है कि ईरान जो है अपने परमाणु हथियार बनाने की दिशा में वापस जा रहा है, जिससे इजराइल के अस्तित्व को खतरा है। तो उसने इस ऑपरेशन मतलब इस जो हमले को ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से जाना गया है। जो इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक हुआ है उसको ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया है। जो इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने थे जैसे कि नतांज संवर्धन केंद्र, उसको निशाना बनाया। इजराइल क्या कहता है कि ईरान कुछ दिनों में परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर सकता था, जिसे रोकने के लिए ये कदम उठाया है। वहीं पर सीरिया में अल बशर अल असद की सरकार गिरने और ईरान के जो क्षेत्रीय सहयोगी हैं उनके कमज़ोर पड़ने के बाद इजराइल को एक अच्छा मौका मिल गया है वहां पर अटैक करने का। तो इसी वजह से इजराइल ने मौके की तलाश करते हुए ईरान के सैन्य जो ठिकाने हैं उस पर हमला कर दिया है और इजराइल ने इसे ईरान को अलग थलग करने की और उसकी सैन्य क्षमता को नष्ट करने का एक अच्छा अवसर माना और उस पर अटैक कर दिया, क्योंकि वहां पर क्षेत्रीय तनाव पहले ही चल रहा था। आप हमले की तस्वीरें देख सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्डिंग नष्ट हो चुकी है पूरी तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आवाजाही है, मतलब जो कारें वगैरह थी वहाँ पर जो व्हीकल्स थे पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। तो वहाँ पर जो मतलब हमला हुआ है उससे काफ़ी नुकसान भी हो चुका है। अब देखिए कौन कौन से ठिकानों पर हमला किया गया है, इस पर एक नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले नतांज की बात करेंगे हम। नतांज जो कि ईरान का मेन परमाणु फैसिलिटी सेंटर है, जहाँ पर परमाणु का जो मेन सेंटर है, आप पिक्चर में देख सकते हैं ये वाला।
यहाँ पर क्या होता है कि एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं जो कि यूरेनियम को हथियार योग्य स्तर तक ले जा सकते हैं। मतलब यूरेनियम को हथियार बनाने तक यहाँ पर एक टेक्निक है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया था और साइट को अगर भूमिगत 7.6 मीटर मोटी दीवार से ढका गया था, मतलब इस जगह को, लेकिन फिर भी हमले में मुख्य ट्रांसफार्मर को नुकसान हो चुका है। मतलब इसको हमले से बचाने के लिए जो 7.6 मीटर, आप खुद सोचिए 1 मीटर में कितना है ना, कितनी मोटाई होती है, तो उसी वजह से आप देख सकते हैं 7.6 मीटर मतलब मोटी दीवार से इस पूरे एरिया को कवर किया गया था, लेकिन फिर भी वहाँ के जो मेन ट्रांसफार्मर है उसको नुकसान पहुँच चुका है। दूसरा ठिकाना है तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है। यहाँ पर मतलब जो मेन सेंटर है इस पर अटैक किया है। तो इजराइल ने कहा है कि ईरान के सबसे सुरक्षित केंद्रों तक मतलब अगर इजराइल ने ईरान की मुख्य राजधानी पर अटैक कर दिया तो इट मीन्स बाकी केंद्रों तक भी पहुँच सकता है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है इजराइल की सिचुएशन। तो यहाँ पर ये देखिए अटैक तबरीज़ में, तेहरान में, अराक में, इधर करमानशाह, नतांज और इस्फहान में। तो ये ईरान की लोकेशन है इतनी, ये पर आप देख सकते हैं। और ये है इजराइल। इस्फहान क्या है, मतलब ये लोकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर है यहाँ पर। इस शहर में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी उपलब्ध है, जहाँ पर कच्चे यूरेनियम को गैस में बनाया जाता है। तो इस पर भी अटैक हुआ है। यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी की शुरुआत 1999 में हुई थी। इस शहर में ईरान का एक बड़ा एयर बेस भी स्थापित किया हुआ है। यहाँ पर पुराने अमेरिकी F-14 टॉमकैट फाइटर जेट भी रखे गए हैं, जो कि ईरान की 79 की क्रांति से पहले खरीदे गए थे। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं, जिनमें एक पर पिछले साल भी इजराइल ने हमला किया था। मतलब जो मेन ठिकाने हैं, इजराइल ने ढूंढ कर ठिकानों पर अटैक किया है, जो कि जहां पर मेन परमाणु का कोई भी सेंटर था या हथियार बनाने की कोई गतिविधियां चल रही थी, उन पर अटैक किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मुख्य सेंटर। तो यहाँ पर परमाणु को गैस में बदला जाता था। अब देखिए अराक है नेक्स्ट ठिकाना, जो कि हैवी वाटर रिएक्टर है। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर, इसमें प्लूटोनियम बन सकता है। ये परमाणु हथियार बनाने का एक और तरीका था। और ईरान के जो एटमी प्रोग्राम है उसके दूसरे रास्ते को भी रोकना था। मतलब ये रास्ते में आ रहा था अराक, अगर हैवी वाटर रिएक्टर को ही ख़त्म कर दिया जाएगा तो मतलब कि जो हथियार बनाने में एक रुकावट आ सकती है। तबरीज़, जहाँ पर मिलिट्री बेस है और एक बड़ा तेल रिफाइनरी भी है। तबरीज़ ईरान के जो अज़रबैजान प्रांत की राजधानी है। यहाँ पर कोई भी परमाणु ठिकाना नहीं है। तुर्की और आर्मीनिया की सीमा के बिल्कुल करीब है। यहाँ पर हथियार डिपो और मिसाइल उत्पादन से जुड़ी फैसिलिटी भी हो सकती है। यहाँ पर कई मिलिट्री वेयर हाउस हैं, मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट है और IRGC से जुड़े ठिकाने हैं। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर कोई भी परमाणु ठिकाना नहीं था, लेकिन फिर भी मिलिट्री एयर बेस थे, तो इन पर भी अटैक हुआ है। करमनशाह, जहाँ पर यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है। ईरान के जो मिसाइल बेस हैं और औद्योगिक कॉम्प्लेक्स इराक की सीमा के बिल्कुल पास हैं। इस पर हमला क्यों किया गया? अक्टूबर 2024 के जो ईरानी मिसाइल हमले हैं उसके बाद करमनशाह से संभावित जवाबी हमले को रोकना। मतलब कि यहाँ से करमनशाह से जवाबी हमले किए जा सकते हैं। मैप में एक बार आप देखिएगा, ये बिल्कुल करीब है। हाँ, तो ये इजराइल के करीब है ये वाली जगह करमनशाह। तो यहाँ से जवाबी हमला किया जा सकता है ईरान के द्वारा। तो इस पर भी अटैक किया गया है। अब देखिए इस हमने वो प्लेसेस देखी जहाँ पर अटैक किए गए थे। अब वहाँ के जो मुख्य जो चीफ स्टाफ था, जो सैन्य कर्मचारी थे, अधिकारी थे, तो उन पर जो अटैक हुआ, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनमें सबसे पहले हैं IRGC कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी हैं। तो इनका रोल क्या था? इन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस के कमांडर इन चीफ हैं। इससे पहले IRGC वायुसेना कमांडर और डिप्टी कमांडर ये रह चुके हैं। तो इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। इनकी खासियत क्या है, मतलब ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? सीरिया, इराक और यमन में IRGC के क्षेत्रीय अभियानों का ये नेतृत्व कर रहे थे। 2022 में महसा अमीनी विरोध प्रदर्शनों में को दबाने में इनकी भूमिका रही है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी के लिए ये जाने जाते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बहुत बयानबाजी करते हैं। दूसरे चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है।
इनका रोल क्या था? ये ईरानी सशस्त्र बल जो हैं और चीफ ऑफ स्टाफ जो कि दोनों की देखरेख ये करते हैं। तो इनकी खासियत क्या है? ईरान के जो सैन्य, खुफिया और क्षेत्रीय रणनीति को इन्होंने मजबूत किया था। 2025 में सऊदी अरब के साथ कूटनीतिक वार्ता में ये शामिल हुए थे और 2022 में विरोध प्रदर्शनों के लिए दमन की जो नीतियां अपनाई गई थी उनमें इनका बड़ा रोल रहा है। अमेरिका और कनाडा ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया था, मोहम्मद बघेरी पर। नेक्स्ट व्यक्ति कौन है? अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के चीफ हैं घोमल अली रशीद, जो कि ये भी इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनका रोल क्या रहा है? मेजर जनरल और ख़त्म अल अनबिया सेंटर मुख्यालय के ये कमांडर रहे हैं। इनकी खासियत क्या है? इराक, सीरिया और लेबनान में सैन्य अभियानों का समन्वय करना। ख़त्म अल अनबिया के तहत सैन्य और आर्थिक परियोजनाओं की देखरेख होती थी। इजराइल को जो परमाणु ठिकाने को निशाना बनाने की धमकी दी थी, तो इन्होंने धमकी दी थी कि इजराइल के जो परमाणु ठिकाने वहाँ पर हम अटैक करेंगे, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने इनके ठिकानों पर अटैक कर दिया। चौथे हैं परमाणु वैज्ञानिक फरेदून अब्बासी हैं। इनका रोल क्या रहा है? ये परमाणु भौतिक विज्ञानी हैं। 2011-13 तक ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख रहे हैं और शहीद बेहेश्ती विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे थे। ये खासियत क्या थी इनकी? ये AEOI का नेतृत्व कर रहे थे और जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके साथ इनका सीमित सहयोग भी रहा है। इमाम हुसैन और शहीद बेहेश्ती विश्वविद्यालय में भौतिकी विभागों की ये अध्यक्षता कर रहे थे, मतलब वहाँ के लीडरशिप रहे थे। तो ये परमाणु वैज्ञानिक हैं, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। दूसरे परमाणु वैज्ञानिक जो है मोहम्मद मेहदी, तो इनका रोल क्या है? परमाणु भौतिकी विज्ञान और इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। ये कथित तौर पर ईरान के अमद प्लान से जुड़े हुए हैं, जो कि परमाणु हथियार कार्यक्रम एक प्लान है उससे जुड़े हुए हैं ये। इनकी खासियत क्या है? परमाणु कार्यक्रम से संबंधित परियोजनाओं की देखरेख करते हैं। वैज्ञानिक नीति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आप सोचिए, किसी कंट्री के अगर जो साइंटिस्ट की अगर मृत्यु हो जाती है, तो किसी भी आकस्मिक मतलब मौत मर जाते हैं, तो उसके बाद उस देश की सिचुएशन थोड़ी डगमगाने लगती है, क्योंकि साइंटिस्ट के बिना कुछ भी ऐसे हथियार बनाना संभव नहीं हो पाता। आप पिक्चर में देख सकते हैं, वहाँ पर आम जनता जो है उनकी हालात ऐसे हो चुके हैं। अब देखिए, IAEA ने ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था, मतलब कि जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है इंटरनेशनल लेवल पर, तो उन्होंने ईरान के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव रखा था जिसमें 35 देशों में से 19 देशों ने साइन किए थे और कुछ देश तो मतलब प्रेजेंट नहीं थे इस मीटिंग में और कुछ देशों ने साइन नहीं किए थे। तो उसमें क्या था कि ईरान को जो मतलब कि कहा गया था कि जो ईरान ने पिछले जो समझौता हुआ था ईरान का परमाणु ऊर्जा को लेकर, तो उसको निभाने में ईरान ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन ईरान क्या कहता है कि ये सब बाकी देशों की गलती है, मतलब वो जो समझौता है वो पूरी तरह से लागू नहीं करा पाए। तो ईरान ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। तो उसी वजह से जो अब परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इसका रुख अभी साफ नज़र नहीं आ रहा कि इजराइल की तरफ है या ईरान की तरफ। हालांकि ईरान के खिलाफ इन्होंने जो प्रस्ताव है वो पारित कर चुके हैं। अब देखिए, ईरान और इजराइल के बीच टकराव भी बढ़ रहा है। तो ईरान लंबे समय से इजराइल को ख़त्म करने की बात करता रहा है और क्षेत्रीय लड़ाकों का समर्थन करता है जो कि इजराइल के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, क्योंकि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी है। वहाँ पर इतना यूरेनियम है कि उससे 9 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, ईरान का बयान क्या आता है इस हमले के बाद। वहाँ के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्ला अली खामनेई, वो कहते हैं कि इजरायली हमलों को उन्होंने अपराध कहा है और जवाब देने की धमकी भी दी है। खामनेई ने कहा है कि इजराइल ने नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर बड़ी गलती की है, क्योंकि वहाँ पर आम जनता भी रहती थी। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजरायली हमलों की निंदा की है और उसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन भी माना है। इसके साथ ईरान ये भी दावा करता है कि उसके पास इजराइल के जो गुप्त परमाणु ठिकाने हैं उनकी जानकारी है और वो हमले की स्थिति में उन्हें भी निशाना बनाएगा। जो ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची हैं, उन्होंने क्या संकेत दिया कि इजरायली हमले अमेरिकी समर्थन के बिना संभव नहीं थे, जिससे ईरान ने अमेरिका को भी निशाने पर लिया है। मतलब ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर इजराइल हम पर अटैक करता है तो अमेरिका को हम मानेंगे कि अमेरिका भी मतलब इसमें अमेरिका का भी हाथ है, क्योंकि अकेले इजराइल के द्वारा इतने अटैक कर पाना संभव नहीं है। तो इसी तरह से ईरान जो है वो अमेरिका को भी निशाना बना रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये है ईरान के प्रमुख और ये है बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी हैं वहाँ के लीडर।
अब देखिए, ईरान ने अपने जवाबी हमले में इजराइल पर 100 से अधिक ड्रोन गिराए हैं। ईरान के जो प्रॉक्सी गुट हैं, ईरान के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके द्वारा वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। ईरान के कई संगठन भी हैं पश्चिम एशिया देशों में। इनमें यमन में हूती संगठन है, लेबनान में हिजबुल्ला और इराक की मिलिशिया शामिल है। ईरान के पास फ़िलिस्तीन और गाज़ा में भी गुट हैं। हालांकि गाज़ा युद्ध के चलते फ़िलिस्तीनी समूह कमज़ोर हो गए हैं। हिजबुल्ला भी अतीत की तुलना में फ़िलहाल बहुत कमज़ोर हो चुका है। मतलब कि ईरान के पास ऐसे बहुत से गुट हैं जिसके द्वारा वो इजराइल पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। समुद्र में तेहरान की जो ताकत है उसकी अगर हम बात करें तो ईरान के पास एक पारंपरिक नौसेना भी है, उसके साथ साथ IRGC नौसेना भी है। ईरान शिपिंग पर हमले करने का विकल्प चुन सकता है। ईरान अपनी नौसेना का उपयोग या तो फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी से जहाज़ों पर हमला करने के लिए कर सकता है। वह ड्रोन का उपयोग करके जहाज़ों पर भी हमला कर सकता है। मतलब ईरान के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके द्वारा वो इजराइल पर अटैक कर सकता है। अब वह अटैक किसी भी समय हो सकता है। एक और ख़ासियत है, ईरान के पास बहुत अच्छी मिसाइल सिस्टम है। ईरान ने पिछले ही साल में इजराइल के खिलाफ हमले में बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन का इस्तेमाल किया था और अपनी ताकत दिखाई थी। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें जो कि इजराइल तक पहुंच सकती हैं। ईरान ने हालिया वर्षों में जिस तरह मिसाइल और ड्रोन की क्षमता बढ़ाई है, इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। हालांकि इजराइल ने मतलब कि खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ईरान के पास परमाणु हथियार भी हो सकते हैं। ईरान के जो इजराइल के खिलाफ हमले में निश्चित रूप से मिसाइल सबसे अहम हथियार हो सकती है। मतलब मिसाइल जो है, वहाँ का मिसाइल सिस्टम बहुत अच्छा है। इसी वजह से इजराइल ने कुछ ऐसे ठिकानों पर भी अटैक किया है जहाँ पर ईरान ने अपना मिसाइल सिस्टम को वहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ था। अब देखिए, तीसरे देशों में हमले, मतलब कि किसी थर्ड देश के थ्रू भी जो ईरान है वो इजराइल पर अटैक कर सकता है। इजराइल को जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अब वो अपने जो आस पड़ोसी या अपने जिन देशों में उसने अपने गुट को रखा हो, मतलब गुट स्थापित किए हुए हैं, उनके द्वारा अटैक किया जाएगा। ईरान की ओर से दुनिया में और भी कई देश हैं इजराइलियों को निशाना बनाया जा सकता है। इसमें तुर्की, ग्रीस के साथ साथ साइप्रस और दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया के देशों में साजिशें शामिल हैं। वहाँ पर उनके लिए अलग अलग गुटों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इजराइल है, तो इसने ईरान पर जो अटैक किया है, तो इधर ईरान अब अटैक कर सकता है इजराइल पर। इराक, सीरिया, जॉर्डन, इन सभी के थ्रू। अमेरिका की भूमिका क्या है और इस पर ईरान का रुख क्या है? ईरान ने इजरायली हमलों में अमेरिका की आलोचना की है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि इजराइल के हमले अमेरिकी समर्थन के बिना संभव नहीं हो सकते हैं। अमेरिका ने ईरान को जवाबी हमले ना करने की चेतावनी दी है। तो जो अमेरिका वो ईरान को चेतावनी दे रहा है, जिससे ईरान के दोहरे मापदंड की नीति करार दिया है। मतलब कि ईरान जिससे कह रहा है कि ये दोहरे मापदंड अपना रहा है। अमेरिका एक तरफ तो इजराइल का समर्थन कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान को धमकी, चेतावनी दी जा रही है कि आप जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। अमेरिकी बयानों में ये कहा गया कि इजरायली हमले जो अनुपातिक थे और अब दोनों देशों को सैन्य कार्रवाई रोकनी चाहिए। भारत का रुख क्या? भारत मतलब किस देश की तरफ हो सकता है? अगर देखा जाए तो भारत के जो संबंध है दोनों कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से भारत किसी एक देश के साथ खड़े होने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। इजराइल जहां पर भारत का सबसे प्रमुख रक्षा साझेदार देशों में शामिल है, वहीं पर ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध है। ईरान ने कई मौके पर इस्लामिक देशों के संगठन के मंच पर भारत की मदद की है। अमेरिका के जो लगातार दबाव बढ़ रहा है, उसके बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने संबंधों को बनाकर रखा है। हालांकि अमेरिका जो दबाव बनाता जा रहा था कि ईरान के साथ संबंध अच्छे ना हो, लेकिन फिर भी भारत ने अपने संबंधों को अच्छा रखा है। खाड़ी क्षेत्रों में 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा, इसकी बात हो रही है। अब सबसे पहले तो ईरान इजराइल के बीच इस लड़ाई की गंभीर स्थिति होने से खाड़ी क्षेत्रों में जो काम करने वाले 90 लाख से 1 करोड़ तक जो भारतीय नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी चिंता है। इन भारतीयों ने पिछले साल करीब 45 अरब डॉलर की राशि भेजी है, जो कि देश की इकॉनमी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इजराइल ने पिछले कुछ महीनों में 12,000 भारतीयों को काम करने के लिए भेजा गया था। इजराइल में 18 से 20,000 लोग भारतीय रहते हैं। इनमें कई छात्र भी हैं, मतलब स्टूडेंट भी हैं, वहाँ पर एजुकेशन वीज़ा पर गए हैं। इसी तरह से जो ईरान में भी 10,000 से ज़्यादा भारतीय रहते हैं और इन सभी की सुरक्षा देना भारत के लिए एक चिंता का विषय। भारत के बयान से साफ भी हो जाता है।
विदेश के जो भारत के विदेश मंत्रालय उसका बयान क्या है, उन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल की स्थिति काफ़ी नाजुक है। परमाणु ठिकानों पर हमले की खबर और वहाँ के जो हालात है वो बदल रहे हैं और हमें बहुत ही केयरफुल रहना होगा, सतर्क रहना होगा। भारत दोनों पक्षों से अपील करता है कि हालात को और गंभीर बनाने के लिए कदम नहीं उठाए। अब देखिए, दोनों सहयोगी हैं, भारत के लिए किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल है कि वो ईरान या इजराइल में किसको चुने। ऑपरेशन सिंदूर के समय इजराइल एकमात्र देश है जिसने खुलकर भारत का समर्थन किया था। दूसरी तरफ ईरान को भारत खाड़ी में अपनी दीर्घ अवधि हितों के लिए ज़रूरी मानता है। मतलब खाड़ी देशों में ईरान के साथ भारत के जो संबंध है, अगर वो अच्छे रहेंगे तो भारत की जो लंबे समय के वहाँ के जो हित हैं वो सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अमेरिका के दबाव को दरकिनार करके भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जनवरी 2024 में तेहरान की यात्रा की थी। हालांकि अमेरिका के द्वारा दबाव बनाया गया था कि ये यात्रा ना की जाए। उससे पहले भी जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो भी तेहरान गए थे। 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी ने ईरान की राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियां से मुलाकात की थी। मतलब कि ईरान और भारत के संबंध बहुत अच्छे, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के संबंध भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इजराइल सिर्फ इकलौता ऐसा देश था जिसने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत को सपोर्ट किया था। मई 2025 की अगर हम बात करें तो ईरान के जो विदेश मंत्री उन्होंने नई दिल्ली का दौरा किया था। ईरान और अमेरिका के परमाणु मुद्दे पर बात भी हुई थी और भारत ने ईरान के साथ अपने संबंधों को और तेज करने के लिए भी बातचीत की थी। तो भारत के लिए किसी एक देश को चुनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों देशों के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। अब देखिए, ये युद्ध शुरू हो चुका है तो इससे बहुत ही ज़्यादा वैश्विक जो अर्थव्यवस्था उस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि जो वहाँ पर जो ऑयल ठिकाने थे, मतलब ऑयल जहाँ से क्रूड ऑयल मिलता था, तो उन पर भी अटैक हुआ है। तो अब उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और जो भी इन्वेस्टमेंट किया था किसी भी कंट्री ने इन देशों में, तो अब उनकी अर्थव्यवस्था को पर भी खतरा पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड और कोई भी जब अपडेट आती है तो हम लेके आपके सामने आएंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही था कि इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हो चुका है। अब देखते हैं इन दोनों में और क्या स्थिति बनती है और इन दोनों देशों में कौन सा देश ताकतवर है। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।